हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई 2024 एग्जामिनेशन से मैथमेटिक्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप काउंसिल के वेबसाइट में देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है, जहां पे 15 एमसीक्यू है आपके। चलिए पहला देखते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू -1 2 and b is equal to 1 -2 0 3, which of the following operation is possible? तो क्या हम a माइनस बी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। एक रो है, दो कॉलम है, रो इनटू कॉलम। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ध्यान से देखो, दो रो है, दो कॉलम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब ये तो होगा नहीं। कैन वी ऐड देम a प्लस बी? नहीं, बिकॉज अगेन ऑर्डर हैज टू बी सेम। नंबर सी, कैन वी मल्टीप्लाई? ए बी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और सेकेंड वाले जो मैट्रिक्स है उसका जो रो होता है, अगर वो इक्वल हो जाए, ये रो इनटू कॉलम है ना भाई, तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल हो जाए तो उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब यस, तो यही है मेरा आंसर। डी में क्या दिया हुआ है? बी ए। अच्छा, ए बी और बी ए सेम नहीं है। बी ए मतलब पहले मैंने बी को लिया, तो बी का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। ए का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2। देखो, जब बी हम लिख रहे हैं पहले, तो नंबर ऑफ कॉलम 2, यहां पे नंबर ऑफ रो 1, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब ऑप्शन सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 x minus 3 for all values of x, then the value of k is, आपके ऑप्शंस दिए हुए -5, -3, -2 और 5। तो दो तरीका है। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, सिंपल एकदम। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6, यानी कि एक्स स्क्वायर कैंसल्स आउट, that's and 6 cancel out, so kx is -5x। तो अगर आप देखोगे तो k का वैल्यू क्या है? -5 है कि नहीं? या फिर दूसरा तरीका, आप रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम लगा लो भाई, कि डेफिनेटली ये फैक्टराइज हो गए, दो फैक्टर मिला ना, x-2 और x-3 फैक्टर है। तो अगर x-2 इसका फैक्टर है, इसको मान लेते हैं हम fx। तो इसका फैक्टर क्या दिया हुआ है? x-2। अब x-2 को 0 से इक्वेट करके रिमाइंडर निकालो, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो f ऑफ 2 क्या होगा? 2 स्क्वायर 2k प्लस 6, दैट्स 10 प्लस 2k। और क्योंकि x-2 फैक्टर है भैया, तब तो ये रिमाइंडर 0 होगा ना, मतलब 10 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, मतलब k इक्वल टू -5 है कि नहीं? तो दोनों तरीके से जो आपको मर्जी हो वैसे आप कर सकते हो। Am I clear? चलिए 3 देखते हैं अब। A retailer purchased an item for ₹1500 from a wholesaler। From a wholesaler retailer ने खरीदा है, कितना कॉस्ट प्राइस है भैया? 1500। and sells it to the customer, कस्टमर को बेचा है at a profit of 10%। the sale are intrastate, intrastate ही है आपके सिलेबस में, इंटरस्टेट नहीं है। and the rate of GST जो दिया हुआ है मेरा, वो है 10%। ठीक है, the amount of GST paid by the consumer, मतलब कस्टमर कितना GST पे किया है। देखो ध्यान से देखिए, ये जो रिटेलर था उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? उसका सेलिंग प्राइस होगा, ध्यान से, कॉस्ट प्राइस
plus profit which is 10% of CP, 10% of 1500, that is 1500 plus यहां पे हो गया 150, that is 1650. अब इस पे मेरा जीएसटी चढ़ेगा है कि नहीं? जीएसटी कितना है? 10%. तो जीएसटी क्या है? 10% ऑफ 1650, दैट इज 165. और ये पूरा जीएसटी कौन देगा भाई? ये तो कस्टमर ही देगा मेरा. तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, सी डी ऑप्शन इज करेक्ट. ₹165. एम आई करेक्ट? जीएसटी का बड़ा ही बेसिक सा ये सवाल था. नंबर 4 देखते हैं. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन का जो रूट है आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ के इज. अब भैया अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो, रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो, तो जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आता है, जो कि मेरा b² - 4ac होता है, वो ग्रेटर देन 0 होता है. अगर रियल इक्वल बोलता तो इक्वल टू 0 हो जाता. रियल डिस्टिंक्ट बोला है तो ग्रेटर देन 0 होगा. Am I correct? तो यहां पे देखो, इस इक्वेशन को आप ax² + bx + c से कंपेयर करोगे तो a आपका 1 है, b आपका -6, c आपका k. इस रिलेशन में आप बैठा दो तो -6 का होल स्क्वायर -4 × 1 × k ग्रेटर देन 0, मतलब 36 - 4k ग्रेटर देन 0, 36 ग्रेटर देन 4k, 9 ग्रेटर देन k. सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, मतलब k लेस देन 9 होगा. k लेस देन 9, देन द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन 9. देखो नंबर डी ऑप्शन है हमारा. ये सर बड़ा इजी था. इस पे देता है नेचर ऑफ रूट्स पे ना सम आता ही आता है, तो वो ध्यान से रखिएगा. कंडीशन सबसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन एपी. 3 दिया हुआ है, 3 सीरीज आपको दिए हुए हैं, 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट डॉट. दूसरा जो है सीरीज वो है √3, 2√3, 3√3, 4√3 डॉट डॉट डॉट. और तीसरा वाला है 8, 6, 4, 2. ठीक है, ऑप्शन है पहला वाला सिर्फ एपी में है, बी ऑप्शन है ओनली 2, ऑप्शन सी है ओनली 2 and 3, और डी है ऑल, सभी एपी में. देखते हैं एपी का कंडीशन क्या भैया. अगर ए बी सी डी डॉट 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 डॉट, अगर ये एपी में है, ये पूरे नंबर्स क्वांटिटीज, तो डिफरेंस सेम होता है. यानी देखिए b - a, c - b, d - c, ये सभी इक्वल होते हैं. कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं, चेक कर लेते हैं. 4 - 1 3, 9 - 4 5. अरे भाई इक्वल नहीं है, तो ये तो एपी में होगा ही नहीं भाई. दूसरा 2√3 - √3, तो √3 होता है. 3√3 - 2√3, फिर से √3 होता है. 4√3 - 3√3, √3 होता है. मतलब ये तो एपी में है. 6 - 8 -2, 4 - 6 -2, यहां पर भी -2, मतलब 2 and 3 are in AP, which means option C is my correct option. देखो दोनों सेकेंड वाले और थर्ड वाला जो ऑप्शन है मेरा 2 and 3, they are in AP. ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है. अच्छा, नंबर 6 क्या दिया है. द टेबल शोज द वैल्यू ऑफ x and y where x is proportional to y. अरे ये ना क्लास ना, अगर आप सच्ची बोल रहे हैं क्लास 7 याद करो तो 7 में ऐसा सवाल आता था. x y these two numbers are in proportion, तो 6m 12 18 and 6. What are the values of m and n? ऑप्शन है आपके पास, देख लेते भैया. ये भैया आपके प्रोपोर्शनल है ना, वह x is proportional to y, तो हम सिंपल लिख सकते हैं. देखो इन दोनों बॉक्सेस से 6/m is 12/18. ऐसा नो, a is to b is equal to c is to d. खत्म. या तो प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से वो भी कर सकते हो आप. अब इसे सॉल्व करते हैं तो 12m is 6 into 18,
6 1 टाइम्स 6 2 टाइम्स 9, मतलब m है 9। अब इसको देख लो, तो 12/18 इज 8/n/6, तो 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, मतलब n इज 4। बच्चों वाला समझा भाई, m 9 है और n 4 है, मतलब मेरा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पे। ठीक है, बड़ा ही इजी टिल नाउ। ठीक है, जो 6 नंबर का हम लोगों ने डिस्कस किया है। नंबर 7, इन द गिवन डायग्राम ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। एक छोटा दिया हुआ है आपको ABC, यहां पे एक परपेंडिकुलर गिराया उन लोगों ने D, उससे बड़ा एक ट्राइंगल दिया हुआ है, चेक इट आउट, PQR, यहां पे परपेंडिकुलर गिराया S। ठीक है, और बोल दिया ABC और PQR सिमिलर है, और दिया हुआ है मुझे AD बाय PS मुझे दिया हुआ है, AD बाय PS मुझे दिया हुआ है 3/8। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB इज टू PQ? AB इज टू PQ का वैल्यू निकालना है हमें। देखिए, अब हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ये तो आप जानते होंगे, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो विद द एल्टीट्यूड आल्सो। मतलब हम AB बाय PQ इज इक्वल टू BC, बिकॉज AB PQ को कॉरस्पॉन्ड करेगा, BC QR को कॉरस्पॉन्ड करेगा, बाय QR विल बी इक्वल टू AC बाय PR। ये हम जानते हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड आल्सो। तो ABC का एल्टीट्यूड क्या है? AD, ठीक है, और PQR का PS। कैसे? देखो ना ध्यान से, देखो समझो बात को। ये ट्राइंगल देख रहे हो, अच्छा ये दो ट्राइंगल तो सिमिलर था ही, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये जो ट्राइंगल था और ये जो ट्राइंगल था, क्योंकि इन दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल भी तो क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगे ना, मतलब AB बाई PQ will be equal to AD by PS will be equal to BD by QS, है कि नहीं? अब हमें क्या चाहिए? देखो ये और निकालना ये है, तो इक्वेट कर दो भैया, तो ये हो जाएगा AD by PS 3:8, वही आएगा आंसर। मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 8 देखिए आप, a right angled triangle shaped piece of hardboard is rotated completely about its hypotenuse। hypotenuse को लेके उसको घुमाया गया है, ठीक है, ऐसे घुमा जा रहे हैं हम लोग। ओके, हाइपोटेन्यूज को लेके, हाइपोटेन्यूज सपोज एक्सिस है ये, इसके अराउंड घूम रहा है ये। तो सॉलिड सो फॉर्म, तो जो जब घूमेगा, ठीक है, तो एक सॉलिड फॉर्म होगा। तो वो सॉलिड कैसा होगा? सिंगल कोन और डबल कोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड? अब देखो, जब ये घूमेगा ना, जब ये घूमेगा ना, ठीक है, जब ये घूमेगा तो इस पोर्शन में एक कोन बनेगा और इस पोर्शन में भी एक कोन बनेगा, दो कोन बनेगा, समझ लो, अ डबल कोन विल बी फॉर्म। मतलब ऑप्शन बी इज माई करेक्ट ऑप्शन, समझ रहे हो? अगर हाइपोटेन्यूज नहीं लेते, हम हाइपोटेन्यूज नहीं लेते और कोई साइड ले लेते, जैसे कि ये देखो, आप ले लो ऐसे, ठीक है, और ये आपका एक्सिस है, इसके अराउंड घुमाओ तो जो बनेगा ना आपका एक ही कोन बनेगा, बट इस केस में हमारा दो कोन बनेगा। Am I clear or not? चलिए, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
नंबर 9 क्या दिया, यहीं पर देख लेते हैं। नंबर 9, इवेंट ए है द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो, सही बात है भाई। इवेंट बी है इट विल रेन ऑन मंडे, गलत बात है। इवेंट सी है फरवरी मंथ हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर, एकदम सही बात है। विच ऑफ द अबव इवेंट हैज पॉसिबिलिटी इक्वल टू 1, मतलब 100% श्योर आप होगा ही होगा। तो इवेंट ए और इवेंट सी, इसके प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होंगे भैया। ऑप्शन क्या है, ऑल द इवेंट्स, ए बी सी नहीं, ऑप्शन ए आपका रॉन्ग है। बोथ इवेंट ए एंड बी रॉन्ग है। बोथ इवेंट बी एंड सी रॉन्ग है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है, बिकॉज ए और सी का जो प्रोबेबिलिटी है वो एकदम 100% है, वो होगा ही होगा। द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट टुमारो, नो डाउट इन दैट, एंड फरवरी मंथ हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर, तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा। 100% या 1, बात तो एक ही है भाई, है कि नहीं। ये था हमारा नंबर 9। चलो नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। The three vertices of a scaling triangles are always equidistant from a fixed point. The point is option से, पहले समझो। ये एक स्केलिंग ट्राइंगल है ए बी सी। अब ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट है मेरा कहीं पर P, और ये ना AP, BP और CP, ये तीनों इक्वल है, AP, बीपी और सीपी। तो इस पॉइंट पी को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन ए, सब ऑप्शन देख रहे हैं। ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर नहीं होता। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स जहां पे मिलता है। ये आपका ट्राइंगल है, इसका एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड, ठीक है, मतलब वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ऑन द अदर साइड, उस पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ये ऑर्थो सेंटर तो है नहीं। इन सेंटर, इन सेंटर भी नहीं है भाई, बोलो क्यों। इन सेंटर होता क्या है, ट्राइंगल है। एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर जहां मिलता है उसे हम इन सेंटर बोलते हैं, तो इन सेंटर भी नहीं है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, सर्कम सेंटर। यस, दैट इज नोन एज सर्कम सेंटर विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करता है उसे हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं, एंड दैट पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 वर्टेक्स। तो ये हमारा सही है। अब याद करो, कोई ट्राइंगल है, मान लेते हैं बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो भी पॉइंट होगा वो बी और सी से इक्विडिस्टेंस होगा। सिमिलरली एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो जो भी पॉइंट उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम ए एंड सी। सिमिलरली फॉर ए बी, तो वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलेगा वो पॉइंट पी है मेरा, जिसे हम सर्कम सेंटर कहते हैं। डी भी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। सेंट्रॉइड नहीं भैया, सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां मीडियन मीट करता है, जहां मीडियन मीट करता है। मान लो ए बी सी, इसका मिड पॉइंट है ये, तो ए एम, ए बी का मिड पॉइंट है एन, तो सी एन, ठीक है, और ए सी का मिड पॉइंट है सपोज के। तो जहां मीडियन मीट करता है उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। मतलब मेरा ऑप्शन सी जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। 11 देख लेते हैं अब। इन अ सर्कल विथ रेडियस आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टैंजेंट इज इक्वल टू, अरे भैया सर्कल है, एक टैंजेंट बना दो, ठीक है, एक और टैंजेंट बना दो, तो इन दोनों की दूरी क्या होगी, इन दोनों की दूरी क्या होगी, 90 डिग्री होगा, ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस ही होगा, मतलब 2r। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 2r, खत्म। अच्छा नंबर 12, बड़ा ही बढ़िया सवाल दिया है। अच्छा उसका ऑप्शन ना 11 का बी ऑप्शन करेक्ट था, 11 का बी ऑप्शन करेक्ट था, दैट इज 2r। 12 देख लो। An observer at point E, which is at a certain distance from the lamp post AB, finds that the angle of elevation of the top of the lamp post from position C, D, E as alpha, beta and gamma, जो angle of elevation बन रहा है, it is given that B, C, D and E are all in the straight line. Which of the following condition is satisfied? अच्छा
पहले देखो, ये आपका लैंप पोस्ट है, इसको मैंने सी से देखा, इसको मैंने डी से देखा, इसको मैंने ई से देखा, ए बी, यहां पे अल्फा एंगल बना, यहां पे बीटा एंगल बना, यहां पे गामा एंगल बना। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा कंडीशन मेरा सही है कि tan अल्फा ग्रेटर देन tan बीटा, tan बीटा लेस देन tan गामा। ऑप्शन सी है tan गामा ग्रेटर देन tan अल्फा, और डी ऑप्शन है tan अल्फा लेस देन tan बीटा। अब एक चीज याद करो आप, सिंपल, बहुत तरीका है इसको करने का, एक सिंपल वे में बताता हूं। tan का जो वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देखते हैं थोड़ा। tan जो 0 होता है वो होता है 0 डिग्री में 0 होता है। tan 30, tan 30 क्या होता है 1/√3, 1/√3, ध्यान से रखिए। tan 30 डिग्री होता है मेरा 1/√3, tan 0 डिग्री होता है 0, tan 45 होता है मेरा 1, और tan 60 डिग्री होता है मेरा √3। एक चीज देख रहे हो आप, जब एंगल बढ़ा रहे हो, तो जो tan 60 है उसका वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू tan 45, tan 45 का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू tan 30। आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे हो, एंगल बढ़ा रहे हो, तो tan ऑफ दैट एंगल इज मोर। tan 30 का वैल्यू ये, tan 45 का वैल्यू ये, tan 45 का वैल्यू ज्यादा है। तो जैसे हम ऐसे आते हैं, इधर आते हैं, एंगल बढ़ता है, मतलब tan अल्फा का वैल्यू बड़ा होगा tan बीटा से, और tan बीटा का वैल्यू बड़ा होगा tan गामा से, है कि नहीं? मतलब ये मेरा करेक्ट है, डन। एक और तरीका है, देखो ध्यान से। tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये मान लो x है, ये मान लो y है, ये मान लो z है, ठीक है। tan बीटा क्या होगा परपेंडिकुलर, इसको x लिखते हैं, x प्लस वाई, और tan गामा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई x प्लस वाई प्लस z। अब देखो ना, ध्यान से समझिए बात को। ये तीनों फ्रैक्शन है जिनके न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, मतलब tan अल्फा बड़ा है एज कंपेयर टू tan बीटा, और tan बीटा बड़ा है एज कंपेयर टू tan गामा। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका है, मतलब ये वैल्यू सबसे छोटा होगा। क्लियर है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दिया था यार। ओके, 13 देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है। 13, शेयर्स ऑफ कंपनी ए पेइंग 12%, ₹100 शेयर आर एट ₹12%, ₹100 शेयर एट ₹80, पहला, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है डिस्काउंट में है, ये नॉमिनल वैल्यू होता है, ये मार्केट वैल्यू होता है, ये रेट ऑफ डिविडेंड है मेरा। जो कंपनी बी है उसका क्या सीन है, 12%, ₹100 शेयर एट ₹100 एट पार बेच रहा है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है। सी, शेयर्स ऑफ कंपनी सी पेइंग 12%, ₹100 शेयर एट ₹120, ये बेचारा प्रीमियम में बेच रहा है। क्वेश्चन क्या है, शेयर ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम। अरे शेयर सी भैया, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, चेक कर लो, है कि नहीं? बड़ा इजी था ये तो। 13 वॉज वेरी इजी, दिस इज 13, सॉरी 3 लिखा मैंने। क्लियर है भाई, मार्केट वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉमिनल वैल्यू, है कि नहीं? तो वहां पे मेरा प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। चलो 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से कौन सा लाइन पास कर रहा है? ओरिजिन से क्या ये लाइन पास कर रहा है? ओरिजिन से क्या ये लाइन पास कर रहा है? ओरिजिन से क्या ये लाइन पास कर रहा है? क्या ये लाइन पास कर रहा है? अब आपका लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है ओरिजिन से, है कि नहीं?
तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 0 x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आना चाहिए। इसको अगर 0 0 पुट करोगे देखो सेम नहीं हो रहा है, 0 - 0 + 5 = 0, मतलब यहां पे 0 नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं हो रहा है। यहां पे देखते हैं x की जगह 0 y की जगह 0, तो 0 - 0 0, ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो जा रहा है। यहाँ पे तो x5 हो गया, होगा ही नहीं, y = -6 होगा ही नहीं, क्योंकि x5 होता क्या है एक बार देखते हैं। x5 क्या होता है, ये आपका x एक्सिस समझिए, क्वेश्चन को समझिए, 1 2 3 4 5, तो x5 क्या होता है 6, तो x5 होता है अ लाइन पैरेलल टू y axis and passing through parallel to y axis and perpendicular to x axis and passing through 5, 0, और y = -6 क्या होगा, आप 1 2 3 4 5 6 -6, एक लाइन यहां से पास करो पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो ये आपका y = -6 लाइन हो गया। दिस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखिए दूसरे ऑप्शंस को भी समझिए, बिकॉज हो सकता है कि आईसीसी में इससे रिलेटेड सवाल दे दे, समझ रहे हो, सब ऑप्शन को समझना जरूरी है मेरा। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा इस केस में, ठीक। नंबर 15, ये थोड़ा नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है। फॉर अ गिवन 25 वेरिएबल्स, आपके 25 वेरिएबल है, ठीक है। एक असर्शन बोला है कि टू फाइंड मीडियम ऑफ द गिवन डेटा, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, द वेरिएंट नीड्स टू बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सही बात है, बिकॉज इन एरे करते हैं हम, समझ रहे हो बात को, जो भी हमारा डेटा है, रॉ डेटा है, उसे हम सजाते हैं इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग टू फाइंड मीडियन। असर्शन तो मेरा सही है बॉस। इसका रीजन क्या है, क्यों सजाते हैं हम। द मीडियन इज द सेंट्रल मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज डेटा, एकदम सही है। मीडियन क्या होता है भैया, वही तो होता है सेंट्रल वैल्यू। तो ऑप्शन है, अब रीजन भी सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, गया काम से। ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, गया काम से। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, सही है। डी, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये था मेरा 15 MCQ। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। यहां पे आई थिंक 3 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो है वो 4 4 4 3 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। मैं सेक्शन ए डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। क्या बोल रहा है, shown below is a horizontal water tank composed of a cylinder and 2 hemisphere. The tank is filled up to the height 7 meter. Find the surface area of the tank in contact with water. तो मैं डायग्राम बनाता हूं, पहले समझिए। वहां पे एक सिलिंड्रिकल पोर्शन है, ध्यान से देखो, है कि नहीं, और 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन है हमारा। ऐसा एक टैंक बना है ठीक है, ऐसा एक टैंक बना है, और इसमें जो वाटर है ये पूरा हाइट है 14 मीटर, इस साइड दिया हुआ है, ये पूरा हाइट है 14 मीटर, ठीक है। और पानी कहां तक भरा हुआ है, 7 मीटर तक, मतलब आधा पूरा पानी भरा हुआ है। मैं क्लियर हो नॉट, मतलब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इन कांटेक्ट विद वाटर। तो आधा टैंक जो है वो वाटर के कांटेक्ट में रहेगा। अब समझो बात को, टैंक जो है अगर आप विजुअलाइज करोगे तो जो सिलेंडर का पोर्शन है, ठीक है, उसका हाफ पोर्शन, सिलेंडर का जो इनर सरफेस एरिया है, हाफ ऑफ द इनर सरफेस एरिया will be in contact with water, half of the surface area, not the entire inner curved surface area,
हाफ ऑफ द इनर कर्व सरफेस एरिया, तो इसका हाफ ऑफ इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पूरा होता है 2 पाई आर एच, यानी कि पाई आर एच। जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, उसका पाई आर एच, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, आधा जो सरफेस एरिया है, ठीक है, वो आपका पानी के कांटेक्ट में है। ओके, तो पाई आर एच कॉन्टैक्ट में है, प्लस अब ये पोर्शन मिला के एक स्फीयर बन रहा है। वैसे ही आधा स्फीयर जो है वो पानी के कांटेक्ट में है, समझो बात को, है कि नहीं। आधा स्फीयर जो है, वेट, हाँ, आधा स्फीयर जो है, ये दोनों मिला के पूरा एक स्फीयर बनेगा। आधा स्फीयर जो है अंदर का, वो जो है कांटेक्ट विथ वाटर है, तो पूरा का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आधा का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर ध्यान से डायग्राम को देखा जाए तो ये पूरा तो मेरा दिया हुआ है 34। अब कैलकुलेशन देखना, ध्यान से देखना, 34 मीटर बोल दिया है, यूज पाई एस 22/7। चेक, यही है सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। हाफ द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन एंड हाफ द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। समझ लो, स्फीयर का इनर आउटर बात तो एक ही है यहां पे इस केस में, ठीक, इस सिनारियो में। अब स्फीयर ले लेते हैं। स्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 है, जो रेडियस है 7 है, वो 7 है। जो आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन है, उसका भी रेडियस देखो, जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका भी रेडियस 7 ही है। और हाइट क्या है, अब देखो, यहां से यहां, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो कि है मेरा 7, ठीक है। सिमिलरली यहां से यहां ये भी 7 है, ये पूरा 34 है, तो ये पोर्शन कितना होगा, यहां से यहां पोर्शन 34 माइनस 14 यानी कि 20, मतलब हाइट जो है वो 20 मीटर है भाई, है कि नहीं। अब कर लो, पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 49। चेक कर लो, ये 7 1 7 7 जा, तो हो गया ये 440 और ये हो गया आपका 44 इंटू 7 308। चेक कर लेते 50, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, बस मीटर में दिया होता सब कुछ। ये बड़ा ही प्यारा सम था हमारा, ठीक है। चलो समझिएगा, ठीक है सवाल को। ये आपका पूरा का पूरा 4 नंबर का था, अच्छा सा, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड था, ठीक है। चलिए सर अब करते हैं नेक्स्ट सम, देखते हैं। नेक्स्ट सम जो है हमारा वो दिया है लोग बैंकिंग से, बड़ा इजी सवाल है, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल दिया है, बैंकिंग के 4 नंबर, ठीक है। समझिए बात को। इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years the total amount deposited by a person is ₹9600। और टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड क्या होता है, एनपी होता है ना भाई। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड क्या होगा, एनपी, P is the amount deposited every month and N is the number of month। तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड है 9600। If the interest earned by him is 1/12 of his total deposit, इंटरेस्ट क्या है भाई, दिया हुआ है 1/12 of the deposit, दे दिया है हमें। अब इसको सॉल्व कर लेते भैया, 12 1 times 12 800 टाइम्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट मेरा
800 आ गया। क्या बोला है? नंबर ए, फाइंड द इंटरेस्ट दैट इज 800। भैया इसमें क्या प्रॉब्लम था? हिज मंथली डिपॉजिट, अरे भैया यहां से निकाल ले, 24 इंटू पी इज 9600, तो पी इज वॉट, 4 टाइम्स कटेगा, 400 हो गया। डन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू एन, एन है 24 इंटू एन प्लस 1 यानी कि 25 बाई 2400। डायरेक्टली लिख सकते हो भाई, इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू एन प्लस 1 बाई 2400। एक स्टेप में लिख सकते हो, ये गया काम से, 24 गया काम से, 4 1 जा 4 200 जा, यानी कि R है 200 बाई 25, 8%। सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आया? ये बड़ा ही इजी सवाल था यार। नंबर 3 भी 4 नंबर मतलब आपकी झोली में दे दिया गया है। फाइंड ए, पहले बोला है आपको साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अरे निकाल लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी हो गया। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। डन। बी क्या बोला है? कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसे भी एक्सपैंड कर दो भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अब कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और वही कॉस और सेक क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, तो कॉस इंटू सेक इज 1, तो यहां पे 2 आएगा। यहां पे 1 क्यों दिया? यहां पे 2 आएगा। Am I clear? चलो, क्या बोल रहा है अब? यूज द अबव रिजल्ट, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। मैं LHS लिख रहा हूं, सिर्फ LHS लिख रहा हूं। LHS में क्या दिया हुआ भाई? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, LHS ये है। इसको एक्सपैंड किया तो ये आया, इसको एक्सपैंड करने से क्या आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, प्लस इसको एक्सपैंड करने से क्या आया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 2। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। आइडेंटिटी भैया, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 2 4 5 6 7, दिस इज 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था भाई, बड़ा इजी था। ठीक है, दोनों को एक्सपैंड किया और फिर रिजल्ट यूटिलाइज कर लिया हम लोगों ने। तो टफ नहीं था, बस आपको आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा। देखिए सेक्शन ए में ना कोई टफ सवाल नहीं देते ये लोग। सेक्शन ए में बच्चा अगर सही से पढ़े तो 40 में 40 उठा सकता है, और सेक्शन बी में तो चॉइसेस है, वहां भी 40 में 40 उठा लो, 80 में 80 आ गया, 100 में 100 आ गया। सिंपल सा लॉजिक है यार, समझते हैं ये बात को? अच्छा, इफ A, B and C are in continued proportion, यानी कि A by B is equal to B by C, then prove that 3A square plus 5AB plus 7B square by 3B square plus 5BC plus 7C square is equal to A by C। बड़ा इजी है भाई, इसको K मेथड से करेंगे हम लोग। मान लो ये K है, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो A इक्वल्स टू बी के आएगा, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो b इक्वल्स टू सी के। अब इस b का वैल्यू यहां पुट करो तो सी के इंटू के, सी के स्क्वायर हो गया। अब इसको जो प्रूव करना है हमें, वहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, दैट इज 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 7b स्क्वायर
बाई 3b² प्लस 5bc प्लस 7c²। अब यहां पे वैल्यू बैठाओ, ए बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी बैठाओ। 3a² को हम लोग c² k⁴ लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर करोगे तो प्लस 5 ए है ck², बी है ck प्लस 7 b² को हम लोग c² k² लिख सकते हैं। वैल्यू बैठा रहे और कुछ नहीं कर रहे, चेक करो। ठीक है, 3b² की जगह हम c² k² लिख सकते हैं। ठीक है, 5bc 5b की जगह हम c की जगह c 7c²। सबको सी में डाल दिया हमने, सबको सी में डाल दिया। ठीक है, अब ये हो गया 3c² k4 5c² k³ 7c² k²। नीचे 3c² k² 5c² k 7c²। अब ऊपर से अगर तुम c² k² कॉमन लोगे तो 3k² प्लस 5k प्लस 7 बचेगा। नीचे से c² कॉमन लोगे तो 3k² प्लस 5k प्लस 7 बचेगा। ऑफकोर्स दीज टू आर नॉट जीरो। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका c इज नॉट इक्वल टू 0, k² बचा। हो गया तो भाई RHS सॉल्व कर ले। a बाई सी, a है ck² बाई सी, k² आ गया, डन। बड़ा ही इजी सम था। ठीक है, के मेथड का एक तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो यहां से देता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, और ये के मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बार स्पेसिमेन पेपर में दिया है, मतलब कि आपके जो ओरिजिनल पेपर होगा आईसीसी उसमें भी देगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। परफेक्ट सर्कल तो बना नहीं, बट क्लोज टू सर्कल, परफेक्ट सर्कल बना है, क्लोज, वेरी गुड। वैसे भी हम लड़के हैं, इतना बना लिया बहुत है, यू नो। अच्छा, यहां पे इसको डायग्राम पूरा कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये हो गया, ये ओ सेंटर है बॉस, दिया हुआ है। ठीक है, और ये है z डिग्री, ये है y डिग्री, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये है 32 डिग्री भाई, ये वाला एंगल x डिग्री है, ये है a b c और ये है d मेरा। बोल क्या रहा है, इन अ गिवन डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल circumscribing of triangle ABC because it passes through the vertices. CD is perpendicular to chord AB, पता है। Angle OAC is 32 दिया हुआ। Find each of the unknown angle. Angle at the center is twice the angle at circumference, मतलब इसका रिलेशन है, श्योर है। आप सिंपल सा चीज देखो, AOC ट्राइंगल देख रहे हो बॉस, AOC, AO रेडियस है और OC भी तो रेडियस है, चेक कर लो। अगर C सेंटर है तो अगर ये 32 है तो ये भी तो 32 होगा। बेस एंगल्स, इसके ऑपोजिट ये एंगल, इसके ऑपोजिट ये एंगल इक्वल होगा। एंगल OCA इज इक्वल टू OAC बिकॉज इट्स अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, द टू साइड्स आर द टू रेडियी। ये होगा 32 डिग्री। अब x प्लस 32 प्लस 32 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल को ऐड करोगे तो 180 मिलेगा। तो x कितना होगा भाई, 180 माइनस 64, यानी कि x होगा 126, 16 होगा 116 डिग्री। सही है। शुरुआती में आपको पहला बोला था, देखो एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल A, यहां पे क्या था भाई, B, ABC। एंगल एट द, रीजन लिखना, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। AOC ABC, AC से स्टार्ट हुआ है दोनों एंगल, एक सेंटर पे गया, एक सर्कमफ्रेंस पे गया है, तो सेंटर वाला डबल होगा। तो AOC, ठीक है, AOC निकाल सके 116, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 58। ये y है, ABC कुछ नहीं, y है भाई, तो y निकल गया, x निकल गया आपका 116, y निकल गया 58। अब ये ट्राइंगल देख रहे हो BCD, यहां पे y का वैल्यू जो 58 है प्लस 90 डिग्री
प्लस z का वैल्यू मिला के 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब कर लो तो z क्या होगा, 180 माइनस 148, 148 होगा ना ये, ठीक है, यानी कि 32 डिग्री। डन, यही मेरा आंसर होगा। सही है, बड़ा इजी था। 2 बार तो ट्राइंगल यूज कर लिया हम लोगों ने, x और z तो ट्राइंगल वाले प्रॉपर्टी से निकल गया, और y निकला हमारा एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस। चलिए सेक्शन ए का लास्ट सम देखते हैं। ये 5 नंबर का है, और प्रीवियस वाला सम कितना नंबर का था, 4 नंबर। अच्छा ठीक है, यानी कि 4 और 5 ऐसे नंबर के सम्स आ रहे हैं। पार्ट थ्री देखो, बड़ा बढ़िया दिया है, केस स्टडी बोलते हैं, मतलब आपको दे दिया है पूरा डेटा, पूरा दे दिया है, इंफॉर्मेशन निकालने बोला है। सच्ची बोल रहा है यार, इससे इजी मैंने अभी तक देखा नहीं है। कुछ बच्चों को तो मीडियन बनाने नहीं आता है, मतलब ऊंचाई बनाने नहीं आता है, तो देख लेंगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये ऊंचाई है 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसको बड़ा कर देते हैं 35, 40, 45 तक दिया हुआ है। ठीक है, और जो आपका कर्व है, ठीक है, जो आपका कर्व है, ए पॉइंट कुछ ऐसा है, बी पॉइंट कुछ ऐसा है, सी पॉइंट 25 के थोड़ा सा नीचे है, ग्राफ भी पूरा एग्जैक्टली पता चल रहा है। डी पॉइंट 36 पे है, 36 पे है, डी पॉइंट 33 पे, सॉरी 33 पे है पॉइंट डी। ठीक है, ई पॉइंट 37 पे है, 37 ऑलमोस्ट यहाँ पे, और एफ पॉइंट 39 पे है, और ये 40 पे है। ऐसे करके कर्व बना हुआ है। ठीक है, देखिए, अच्छा किंग के लोगों ने यूज किया है, याद रखिएगा किंग देना पड़ता है अगर हम 0, 10, 20 ऐसे नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, रैंडमली 40 से स्टार्ट किया मैंने। अब क्या बोला है, ये कर्व दिया हुआ है आपको, ठीक है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेम द कर्व प्लॉटेड, भैया इसे ओजाइव कहते हैं, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है, सबको ऐड करते हैं, सीएफ निकालते हैं, याद है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जो है मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो ये वाला जो देखो दिया हुआ है 140, तो ये जो y का वैल्यू है वही तो मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, ये मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ये है मेरा मार्क्स। तो टोटल कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, टोटल 40 स्टूडेंट। मार्किंग देखो 45 तक दिया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं 45 तक स्टूडेंट है, 40 तक स्टूडेंट है, बोल दिया हमें। नंबर 3, द मीडियन मार्क। अरे मार्क करके भाई, लोग मार्क कर दिया, देखो ध्यान से देखो, 50 और 60 मतलब ऑलमोस्ट 56 पे मार्क किया, देखो ध्यान से। मीडियन मार्क क्या हो, मीडियन क्या होता है, n/2th ऑब्जर्वेशन। n कितना आपका 40 है, तो 40/2th ऑब्जर्वेशन मतलब 20th ऑब्जर्वेशन। तो 20 से एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जहां पे कर्व को मीट करेगा वहां से नीचे आएंगे, तो ये हमारा मीडियन का वैल्यू होता है, जो कि इस केस में 56 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग बिटवीन 50 एंड 80, 50 और 80 के बीच में कितने बच्चे का नंबर है। तो देखो 50 12, y कोऑर्डिनेट कितना है 12, 50 में, ठीक है 12, ओके। और 80 में y कोऑर्डिनेट है आपका 37, y है 37 80 में, ठीक है 80 में 37। डायग्राम ठीक से बना नहीं है, बट आप देखो ध्यान से, तो ये स्टूडेंट कितने हुए, यहाँ 12 है और यहाँ 37 है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे भाई। 37 माइनस 12, दैट्स 37 माइनस 12, 25 स्टूडेंट्स आर देयर between 50 and 80,
कितने बच्चे हैं मेरे? 80 यहां पे था, थोड़ा सा गड़बड़ किया दिया मैंने, ठीक है, तो इधर ही कुछ आ रहा था, ठीक है, 80। तो ये जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो 50 और 80 के बीच में नंबर लाए हैं। कितने मेरे? 25 बच्चे ऐसे। चलो ये तो था सेक्शन ए। क्लियर है? बड़ा इजी से सवाल थे यहाँ पे, आराम से अगर आप थोड़ा सा भी सही से करोगे, कोई भी एरर नहीं करोगे, सिली मिस्टेक नहीं करोगे, तो आपके 40 के 40 मिलेंगे। चलिए इस वीडियो में यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले को सेक्शन को करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।